Everybody, I'm Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture, we will study here past 10-year question paper of UGC NET JRF. ये बहुत अच्छी सीरीज शुरू हुई है, तो आपने अगर इसके लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। 6th लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर लिया दिसंबर 2019 का पेपर और शुरू कर दिया था जून 2019। ओके, सो आज हम उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो व्हाट इज़ गिवन हेयर इन दिस क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 52 के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के जो सेक्शन है 52, वो क्या कहता है, प्रतिभूति अधिनियम खाते में मौजूद शेष का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता। ओके, यानी कि इस खाते के अंदर जो पैसा है वो हम किस लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम शेयर जारी करने के लिए कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, पूर्ण चुकता अंशों के लिए कर सकते हैं, पूंजी हानि के समायोजन के लिए, यानी कि कैपिटल कोई लॉस हो गया है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से पैसा ले सकते हैं, लेकिन हम लाभांश का भुगतान यहाँ से नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू हियर। ओके, सो नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन यू शेप्ड लॉन्ग रन average cost curve is based on assumption that economies of scale prevails at small level, यानी कि जो यू शेप्ड कर्व है ना लॉन्ग टर्म का, वो किस अजम्पशन पे बेस्ड है। उसके साथ अजम्पशन ये है कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक तो ठीक है, यानी कि हम जो इकोनॉमीज़ हमें वहाँ तक मिलेगी जहाँ तक हम छोटा मोटा अपना थोड़ा सा प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ तक कॉस्ट क्या होंगी, कम होती जाएंगी। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ से ये बढ़नी शुरू हो जाएंगी, सो वहाँ पर ये क्या होंगी, डिस इकोनॉमीज़ हो जाएंगी जब लेवल को हम ज़्यादा लार्ज करेंगे। सो ये ऑप्शन ठीक है। आगे उसने क्या कहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जो डिक्रीज हो जाती हैं रिटर्न ऑफ स्केल, अराइज प्राइमरली बिकॉज एज द सेल्स ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज। ठीक है, सो वही बात दोबारा उसने कही जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि शुरुआत में जो कॉस्ट हैं वो क्यों डाउन होंगी, क्योंकि अभी प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटी और ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ डिफ़िकल्ट टू मैनेज द एफिशिएंसी, तब एफिशिएंसी को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वहाँ कॉस्ट राइज होंगी। सो यही है कि यू शेप्ड कर्व, और ये दोनों ही बातें यहाँ पर ठीक कही हैं। लेकिन ये जो सेकंड डेफिनेशन, ये जो सेकंड रीजनिंग दे रखी है, वो क्या फर्स्ट को अच्छे से डिफाइन कर पा रही है? नहीं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कि टैक्स लॉ के अंदर जो हमें डोनेशन है साइंटिफिक एंड रिसर्च, तो उसके लिए कितना फिक्स है डोनेशन का परसेंटेज, 150% ऑफ डोनेशन, राइट। तो ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल या इंस्टेंट ऑफ नॉन कन्वेंशियल डंपिंग। अच्छा, डंपिंग के अंदर अब ये चारों चीज़ें दे रखी हैं, मतलब 4 तरह की डंपिंग, उनको देख लेते हैं कि क्या है। स्पॉड्रिक डंपिंग, ये क्या है कि जो एक मतलब फर्म है, डंपिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि एक जो प्रोड्यूसर है वो अपनी कंट्री से अब दूसरी कंट्री में बेचने जाए और वो अपनी कंट्री से जिस रेट पर बेच रहा था उससे अलग रेट पर दूसरी मार्केट में या दूसरी कंट्री में बेचेगा। तो जो फर्स्ट टाइप है इसका, वहाँ पर अपनी कंट्री से कम पैसे में, यानी कि अपनी कंट्री में ज़्यादा रेट पे वो चीज़ें बेच रहा था, यहाँ पर वो कम रेट में बेचेगा, राइट। सेकंड केस देखते हैं। अब यहाँ पर जो चलता है वो एंटी कंपटीशन बिहेवियर चलता है, यानी कि, और जो फर्स्ट केस में एक चीज़ मैंने बतानी बाकी रह गई वो ये थी कि जो ये प्रैक्टिस अपनाई जाती है स्पॉट्रिक डंपिंग की, वो एक छोटे लेवल पर, मतलब एक छोटे टाइम पीरियड के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अपनाई जाती है। और दूसरी जो है वो है कि अगर हमें एंटी कंपटीशन बिहेवियर, यानी कि कॉम्पिटिटर्स आपस में फेयर मीन से ना लड़के प्राइस वाली वॉर करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम रेट पर अपनी चीज़ें बेचें ताकि दूसरे को
हटा सकें मार्केट से। इसलिए रिजर्व डंपिंग का मतलब है यहाँ पर इन दोनों से रिवर्स, जहाँ पर पैसे ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो डिमांड होती है वो अनइलास्टिक होती है या लेस इलास्टिक होती है, मतलब वो ज़्यादा जल्दी नहीं बिगड़ने वाली डिमांड उसकी, और लोग ज़्यादा रेट पर भी आराम से सह लेंगे मतलब उसके प्राइस को, तो वहाँ ज़्यादा रेट ली जाएगी। ओके। और परसिस्टेंट डंपिंग का मतलब क्या है कि जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर जितने प्राइस पर बेच रहा है उससे कम पर बेचो उसकी मार्केट में और होम मार्केट में ज़्यादा पर। तो ये तीनों जो हैं एक जैसी हैं, लेकिन रिजर्व डंपिंग में कुछ अलग है, अलग बात हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अलग, वो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब सुगम जो फॉर्म है वो कौन से फॉर्म का ही एक नाम है, ITR 4 का। अब ITR 4 जो है बिजनेस पर्पस के लिए भरी जाती है, मतलब जो बिजनेस हाउसेज हैं वो अगर 44AD या 44ADA 44ADA और एक और था आई थिंक 44AE, तो इसमें भी लिमिट होती है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो 4 है वो तब भरेंगे जब उनकी 2 करोड़ से कम है टर्नओवर। ओके, 2 करोड़ से अगर कम टर्नओवर है तो ये वाला फॉर्म भरेंगे, और उससे ज़्यादा है तो ITR 3 को फाइल करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो आपको पता है कि ITR 4 सुगम है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब यहाँ पर है हमें 2 स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है। सो दोज क्लोजली रिलेटेड जॉब इवेल्युएशन, मतलब जो जॉब इवेल्युएशन है और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो क्या सेम है? क्लोजली रिलेटेड तो है लेकिन ये क्या है, सेम नहीं होते, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई है, तो करेक्ट है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ जॉब इवेल्युएशन इज फिक्स द रेमुनरेशन। अच्छा, जॉब को क्यों इवेल्युएट करते हैं कि उसने काम कैसा किया, ताकि हम उसे रेमुनरेशन फिक्स कर सकें। ओके, और दूसरी तरफ साथ में उसे रेलिवेंट बेनिफिट्स भी दे सके, तो दोनों ही बात ठीक कही। सो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। नेक्स्ट, अब इसके अंदर टी टेस्ट एफ टेस्ट बेस्ड ऑन आइडेंटिकल अजम्पशंस, जो टी टेस्ट एफ टेस्ट जो है उन दोनों की अजम्पशन सेम होती है। याद करिए, मेजरमेंट में दोनों की अजम्पशन सेम होती है, रैंडम सैम्पलिंग दोनों में एक जैसी तरीके से, और नॉर्मेलिटी भी हमें वही, नॉर्मेलिटी की जो अजम्पशन है वो भी सेम होती है, नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। और एडिक्वेसी ऑफ सैम्पल साइज, मतलब हमें सैम्पल साइज को एक एडिक्वेट या इक्वली क्या बोलते हैं उसे, स्टैंडर्ड डेविएशन की चीज़ें, ये अजम्पशन इन दोनों की सेम होती हैं, ये बताने का मतलब है, तो ठीक है, करेक्ट हियर। और टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन 2 गुड्स या फिर ग्रुप्स, जो एक्स और वाई के बीच में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। और एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं हम व्हेन द कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स। सो दोनों ही यहाँ पर ठीक बताई हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है उसका मेन एसेंस क्या है? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इलास्टिक प्रोडक्शन होता है, डिक्लाइन टोटल प्रोडक्शन। जो डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या है कि एक बार आपका प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे, फिर एक जहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, मैं इसे ठीक से बनाती हूँ, जहाँ पर आपका प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एक टाइम ऐसा होगा जहाँ डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा और हायर लेवल आ जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीज़ नहीं होगा, फिर डिक्रीज़ होना शुरू होगा, ये हो गया। और इसी को ही बेस्ड बनाते हुए किस वजह से है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने से हमारा प्रोडक्शन एक बार तो बढ़ रहा था लेकिन फिर वो गिरना शुरू हो जाएगा, तो ये किस वजह से है, मार्जिनल प्रोडक्शन की वजह से, एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से पहले बढ़ा फिर एक लेवल आया मैक्सिमम जहाँ तक, और उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, राइट। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें मैच करना है इनका करेक्ट, तो आप याद रखिएगा, मैंने 2-3 ऐसे ही याद की थी। 80D का मतलब क्या है, डॉक्टर से रिलेटेड, राइट, और 80E का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड मैंने
एजुकेशन इंटरेस्ट, तो मुझे देखते ही पता लगा कि 80E मतलब डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। सो यहाँ से सी का फर्स्ट ऑप्शन मिला मुझे, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। एंड आगे देखते हैं डी का जो है DEE मतलब EE ये जो इंटरेस्ट से ही रिलेटेड चलते हैं, लेकिन ये किस लिए है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब इसमें मैच करना है कि ID इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे याद करके जाइएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का और ये प्रॉपर्टी प्लांट ये सारे रिपीट होते हैं, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, तो ये ज़रूर याद कीजिएगा। 11th क्लास की वैसे भी हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है, तो ज़रूर उसको भी देखना। और 11th 12th की जो सीरीज़ हमारे चैनल पर है वो काफ़ी रेलिवेंट है, वहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें की हैं हमने, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाई इस तरह से कि टाइम आपका वेस्ट हो, तो उन्हें जल्दी से देखकर आप ख़त्म कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से सीरीज़ हैं वो, सो डेफिनेटली वो हेल्पफुल हैं। ओके, तो अब हम करते हैं इंडियन जो 16 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो क्या कहता है ये देखते हैं हम। तो 16 हमने देखा वो रिलेटेड होता है, वैसे 12 से ही शुरू कर लेते हैं, मुझे लगातार याद है। तो 12th का जो हमारा है वो क्या है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, राइट। 12th इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है, और फिर 16 होता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड। और फिर अब यहीं से देख लेते हैं कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या। जो डी है वो 4th, डी फर्स्ट, ओके 2 में मिला, और ए का 4th, तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन 2nd। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी मैच करने, काफ़ी सारे मैच लिए हैं आज मैंने, तो ये आप देखो कि सबसे आपको अच्छा कौन सा लग रहा है। मुझे डिसऑनर ऑफ बिल लग रहा है, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, तो IT से मिला दो, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए का 4th, तो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट हियर। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, विचारोत्तक तकनीक यानी कि विचार, जो आप दिमाग में विचार करते हो की मांग यह है, विचारोत्तक तकनीक की मांग यह है कि समस्या के बहुत से विकल्प समाधान निकाले जाएं। यानी कि आपके पास एक अगर प्रॉब्लम है तो उसका एक नहीं, एक से ज़्यादा सोल्यूशन निकालो, क्योंकि उसी के बाद तो आप देखोगे कि फिट कौन सा बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन आप किसी की मदद से औरों के साथ मिलके निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा संभव हो उतने ज़्यादा विकल्प निकालो। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक हैं, सो ऑप्शन नंबर 1st। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। यहाँ क्या है, किस आधार पर सारणी विकल्प, यानी कि अगर हम चैनल बना रहे हैं, चैनल अल्टरनेट देख रहे हैं, तो इनमें से किसका हमें मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आर्थिक का करोगे, देख रहे हो तो कि इकोनॉमी बेस्ड उसका क्या रेलिवेंस है या नहीं है। नियंत्रण का देखोगे कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो या नहीं, वो आपके अनुसार अनुकूल यानी कि आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, ये देखोगे। तो ये तीनों ही मुझे इम्पॉर्टेंट दिखे। सो और देखते हैं किसका मूल्यांकन नहीं अनुकूल मापदंड, आई थिंक मुझे दोबारा देखना चाहिए। चैनल अल्टरनेटिव का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक का करेंगे, नियंत्रण का, ये दोनों तो डेफिनेटली करेंगे, अनुकूल का भी। ओके, सो ये तीनों ठीक है। संचयन का नहीं, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर US डॉलर, तो ये किससे रिलेटेड है, IMF से रिलेटेड है, क्योंकि आगे देखो आप, यहाँ पर हमें बताना है करेंसी इज द लार्जेस्ट वेटेज इन डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ SDR। SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट। ओके, स्पेशल ड्राइंग राइट कहाँ होते हैं, IMF के अंदर। IMF, और ये कब शुरू किया था IMF ने, 1969 के अंदर। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले आती है US डॉलर, क्योंकि उसके ही डॉलर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये किसको स्पेशल ड्राइंग राइट देता है, यूरो को। वही पूछा है कि US के बाद किसका है, यूरो का। और मैं ओरली बता देती हूँ कि यूरो के बाद आता है चाइनीज़ युआन, फिर आता है जापानीज़ येन, और फिर पॉन्ड स्टर्लिंग। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट।
अब यहाँ पर देखना है कि ऑप्शंस के साथ ही देखते हैं, वैसे भी देख लेंगे कि सेक्शन 6(1) किससे रिलेटेड है। ये सब आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो अब इन्हें मैच करो कि 10 से ही देख लो आप शुरू करके। तो 10 में 10(1) के अंदर देखो कि किससे रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर लैंड से, ऊपर ही लिखा होता है सेकंड चैप्टर में। सो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हियर। सेक्शन 5 को देख लो, सेक्शन 10(5) किससे रिलेटेड होता है, लीव ट्रैवल से। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। यहाँ पर हमें बताना है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 साल मैंने अभी जो लास्ट पेपर करवाया उसमें भी क्वेश्चन था, अभी भी है। सो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। तो क्या है कि कौन कौन से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, मैन-वित्सी है, ओके, कुशल-विल टेस्ट है, ओके, ची स्क्वायर टेस्ट है, ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हियर। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या है, कौन सी विशेषताएं संबंध विपणन से है। अब विपणन से मतलब आप देखो कि क्या आना चाहिए, खुद देखो, उत्पाद लाभ प्रबोध ये होगा। इसमें थोड़ी सी हिंदी ज़्यादा है क्योंकि ये हिंदी में है, तो डेफिनेटली आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम कोई अंग्रेज नहीं है, हिंदी इतनी समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको भी आगे जाके पढ़ाना है। सो डेफिनेटली पढ़ो। तो इसमें क्या है, उत्पाद लाभ प्रबोधन, उपभोक्ताओं के साथ बार बार संपर्क करना, मतलब हमें उस साइकिल का देखना है कि अगर आपके पास उत्पाद ऐसा हो कि वो सामने वाले को लाभ दे, उनके साथ बार बार हम संपर्क करें और अच्छी गुणवत्ता का भी हम उसमें देखें कि आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी डी, यही बी सी डी करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब इनमें से देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक संबंध जीवन चक्र का मुख्य चरण नहीं है। कौन सा नहीं है, खुद ही देखो। ग्राहक को अर्जन करना है, करेंगे, और विकास करेंगे उसका, मतलब बढ़ने चाहिए ग्राहक, डेफिनेटली। उसको नाराज़गी, मतलब ग्राहक की नाराज़गी को देखेंगे ना कि वो नाराज़ तो नहीं हो रहा। ग्राहक संतुष्टि जो है वो सेल से रिलेटेड है, वो पहले का स्टेप है, तो वो यहाँ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। यहाँ हमें देखना है कि प्रोडक्ट है ए, वो हमने 10 जो मटेरियल था वो 10 kg यूज़ किया 5 की रेट से, ओके। फिर हमने उसकी एक्चुअल कंजम्पशन जो थी, ये तो हमने मान के चले, लेकिन एक्चुअल कंजम्पशन आई 12 × 16 की, यानी कि 72 की, और हमने माना था कि 50 की आएगी। इन दोनों में कितने का फ़र्क आया, 22 का, और वो कैसा आया, अनफेवरेबल। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। अब यहाँ हमें देखना है कि इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर कौन सा है, तो आरटीजीएस है और एनईएफटी भी है, दोनों ही है, क्योंकि इसमें डिजिटली पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है ना। डिमांड ड्राफ्ट और चेक तो पेपर बेस्ड है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट एंड ये थर्ड ऑप्शन। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट, ओके। यहाँ हमारा लेक्चर ये ख़त्म होता है। आगे की क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना जो भी मेरी कमियां हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आपको लगे कि ये इंक्लूड नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली आगे तो आएंगे ही, लेकिन कुछ एक रह गए हों तो आप बताना ज़रूर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिव योर लव टू दिस सीरीज़, ताकि मैं इसे और अच्छे मोटिवेशन के साथ करवा पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइक दिस वीडियो।